अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाशिम संदियाल कुरैशी और मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में। और आज हम क्या करेंगे, आज हम न्यूटन्स सेकंड लॉ के हवाले से बात करेंगे कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है। फर्स्ट लॉ हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया, उससे रिलेटेड जो इनर्शिया का कंसेप्ट था वो भी हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके देख लिया। आज हम देखते हैं कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहते हैं। न्यूटन्स के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट पहले मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ, फिर हम उसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब आप किसी भी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर आप, इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी चीज को धक्का देते हो, जब आप किसी चीज को धक्का दोगे तो वो जाहिर बात है एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाएगी। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके गई, इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है तो कितनी हुई है? ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। जितना ज्यादा आप एक चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उतना ही उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है लेट्स सपोज, और आप उसको हल्का सा किक करते हो तो वो थोड़ा सा फासला मूव करेगा, उसके अंदर हल्की सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर आप उसको जोर से किक करते हो, ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब तीसरा पॉइंट ये आता है, तो ठीक है एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। लेकिन उसका मास भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एक ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही कम उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मिसाल के तौर पर बॉल की ही बात की जा रही है, तो एक तरफ हमारे पास फुटबॉल का बॉल भी होता है और दूसरी तरफ हमारे पास बास्केटबॉल का भी होता है। लेकिन बास्केटबॉल से फुटबॉल नहीं खेला जा सकता। उसकी यही वजह है कि बास्केटबॉल का वजन बॉल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। एक दूसरा, आपके पास अगर मोटर बाइक है, आपने मोटर बाइक के ऊपर फोर्स लगाया तो जाहिर बात है अब उसका मास कम है ना, तो वो ज्यादा एक्सेलरेशन, वो ज्यादा दूर तक जाएगा। लेकिन अगर आप वही फोर्स गाड़ी पे लगाओ तो गाड़ी के अंदर उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, वो उतना ज्यादा स्पीड में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास मास आ गया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही कम हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जितना कम मास होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इन चीजों को कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक चीज को ज्यादा करने से दूसरी चीज भी ज्यादा होगी, और एक चीज को कम करने से दूसरी चीज भी कम होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आपने एक चीज को, एक क्वांटिटी को ज्यादा किया तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। एक क्वांटिटी को ज्यादा किया तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास हमेशा क्या होगी? कम होगी। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट जब हम ऊपर आते हैं वो क्या कहती है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस acceleration in the direction of applied force। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यहां तक इसका हो गया हमारे पास एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है कि द acceleration produced is directly proportional to applied force। के एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। जितना ही एक बॉडी का मास ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगी। अगर इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो ठीक है, आपने एक्सेलरेशन अप्लाई की और फोर्स अप्लाई की तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। नाउ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये एक्सेलरेशन ए
एफ फोर्स, और ये जो साइन है दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अगर ये फ्रैक्शन में ना है, इसका मतलब है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। इसका मतलब एक्सीलरेशन ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और 1/m करके इसको लिखा, तो इसका मतलब है कि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। अब जब इन दोनों को हम कंपेयर करें, तो दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास आ जाता है कि ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। यहां पर जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो हम एक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस करते हैं, के एफ डिवाइडेड बाय एम। अब इस केस में हमारे पास के क्या है, इस केस में हम के को लेते हैं के इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। अब यहां पर कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या है और कांस्टेंट के को हम 1 क्यों लेते हैं? अक्सर स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर ये के कहां से आ गया, ये के क्या चीज है और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं? कांस्टेंट इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है कि किस फैक्टर से आप एक दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है? आया वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है? ये डिपेंड करता है इस के कांस्टेंट पर। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर के इज इक्वल टू 1 लगाने का मतलब है कि ये 1 टाइम इंक्रीज हो रही है, मतलब कि इंक्रीज तो होगी लेकिन 1 टाइम। अगर ये के की वैल्यू 2 हो जाए कहीं पे, तो इसका मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। अगर आप एक चीज को 1 टाइम इंक्रीज करते हो, दूसरी चीज ट्वाइस इंक्रीज हो रही है। अगर 3 लगा दूं तो इसका मतलब आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास 3 टाइम्स यानी थ्राइस हो रही है, इसलिए इस के को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये इक्वेशन आपको क्या बताती है? ये बताती है कि जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ही ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जितना ज्यादा मास हो जाएगा तो उतने ही कम हमारे पास एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसको अरेंज करके लिखें तो ये आ जाता है हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको कि मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है कि इस डेफिनेशन को वो नेग्लेक्ट कर देता है। इस डेफिनेशन को नेग्लेक्ट करके और अपनी तरफ से एक डेफिनेशन बना के या कहीं से भी डेफिनेशन देख लेता है और कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। बट आपने जब भी ये डेफिनेशन लिखी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है न्यूटन्स के सेकंड लॉ की। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। अगर आपने सिर्फ ये डेफिनेशन आपने एग्जाम में लिख दी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स इस चीज के मिलेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट न्यूटन्स के सेकंड लॉ का ये है। ये जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ये हमारे पास सही कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि फोर्स जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड लॉ के साथ आऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।